रोज अखबार उठाओ और ट्रम्प भाई खबरों में छाए हुए हैं। कभी कभार वो सिटीजनशिप बेच रहे हैं यूएस की, कभी यूरोप से लड़ाई हो गई है, कभी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं। ये ट्रम्प जब से आए हैं ऐसा लग रहा है कि दुनिया से लड़ चुके हैं। अब इस वीडियो में जानते हैं कि ट्रम्प किस किस से लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। माय नेम इज राज एंड दिस इज जियो पॉलिटिक्स मैग्निफाइड। ट्रम्प जी यूएस के प्रेसिडेंट बने और बनते ही सबसे पहली लड़ाई जो उन्होंने ली वो अपने ही पड़ोसियों से ले ली। उनके दो पड़ोसी हैं, एक कनाडा है, एक मेक्सिको है। उन्होंने कनाडा और मेक्सिको को कहा कि भाई मैं आप पे 25-25% टैरिफ लगाऊंगा। मतलब जो भी सामान आप भेज रहे हो, 100 रुपए का सामान है, 25 रुपए मेरे को और देने पड़ेंगे, 125 का बेचो। अब उन्होंने उनसे कुछ मांगा। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ जो इमिग्रेंट आपके वहां से इलीगल आ रहे हैं वो मत भेजो, ये मैक्सिको को बोला। कनाडा को बोला भाई फेंटनिल मत भेजो, ठीक है, हमारे यहाँ आप ड्रग्स भेज रहे हो। अब कनाडा और मेक्सिको ने जैसे तैसे करके ट्रम्प जी से माफी मांगी, बोला हमें माफ करो, हमें थोड़ा सा बता दो कि हमने गलती करी क्या है। अब उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आप ये फेंटनिल रोको, इलीगल इलीगल इमिग्रेंट रोको, और शायद मैं सोचूंगा कि टैरिफ को मैं पोस्टपोन कर दूं। अब उन्होंने भाई जैसे तैसे जो मानना था मान लिया। अब उन्होंने पहले भी ये वादे करे थे बाइडेन को, सेम वादे ट्रम्प जी को चिपका दिए। और ट्रम्प जी ने कहा ठीक है भाई, मैं सोचूंगा कि टैरिफ लगाऊं या ना लगाऊं। अभी 1 महीना गया ही नहीं था कि ट्रम्प ने बोल दिया हाँ जी टैरिफ तो मैं लगाऊंगा, चाहे जो मर्जी ये करते रहे। तो पहली लड़ाई तो पड़ोसियों से ही हो गई। पड़ोसी तो जान छुड़ा के भागे ही। अब बारी थी एलाइज की। अब नेटो एक बहुत बड़ा एलाई रहा है यूएस का। नेटो यूरोप के कुछ नेशंस ने एक सिक्योरिटी पैक्ट कर रखा है। अब उन्होंने यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन और रशिया की वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट किया हुआ था, यूक्रेन को पैसे देते थे, ठीक है। अब ट्रम्प जी ने कहा कि भाई ये सब नहीं चलेगा, पहले तो सबसे पहले पैसे उनको देना बंद करो, सबसे पहले तो हमें दो। नेटो में आपका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, यूएस बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है, तो आप पहले अपने पैसे बढ़ाओ। पैसे आपके पास फ्री को हैं देने को दूसरों को, पहले अपने आप के लिए ऊपर तो खर्च लो। तो अब नेटो वाले बेचारे सोच रहे हैं अरे ट्रम्प जी हमारे साथ हैं या नहीं है। फिर ट्रम्प ने कहा कि भाई तुमसे नहीं होगी ये वॉर वगैरह, मैं ही पुतिन से बात कर लेता हूं, मैं ही रशिया के प्रेसिडेंट से बात कर लेता हूं और देखता हूं कि हम दोनों क्या डिसाइड करते हैं। अब नेटो खड़ा शगल देख रहा है कि भाई ट्रम्प ने ना हमसे पूछा है, ना यूक्रेन के प्रेसिडेंट से पूछा है, और रशिया के प्रेसिडेंट को सीधा फोन लगा दिया। अब दूसरी लड़ाई में नेटो ने भाई प्रेसिडेंट मैक्रों को भेजा कि भाई यार फ्रांस के प्रेसिडेंट को भेजा है अपने ट्रम्प के पास, थोड़ा मना के आओ जी। वो व्हाइट हाउस आए, ट्रम्प जी ने साथ में बिठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोल दिया ये पैसे नहीं देते, ये काम नहीं कर रहे, इनसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। मैक्रोन जी शक्ल देखते ही रह गए। अब एलाइज और पड़ोसी तो परेशान हो ही गए। अब बारी आई इमर्जिंग इकोनॉमीज की। अब ये कुछ इकोनॉमीज फ्रेंडली हैं जैसे कि इंडिया है, और कुछ इकोनॉमीज फ्रेंडली नहीं है जैसे कि चाइना है। अब ट्रम्प ने सोचा कि भाई यार अब मैंने इतनों को तो बोल ही दिया है, इनको भी कुछ ना कुछ बोल दूं। पहले तो उन्होंने कहा भाई चाइना पे तो मैं सीधा सीधा टैरिफ्स लगाऊंगा, चाइना को तो हमें बढ़ने से रोकना ही है। चाइना जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ बेचता है या वर्ल्ड में बेचता है हमें उनसे कम्पीट करना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो चाइना से तो भाई सीधी लड़ाई, समझ में भी आता है, चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, शायद यूएस को पीछे छोड़ दे, उनसे तो डर मांगना समझ में आता है। पर हमारे मोदी जी तो दोस्त हैं ट्रम्प के। हमने तो सोचा था ट्रम्प आया है इंडिया को बड़ा फायदा होगा। ट्रम्प को मिलने भी गए हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब ट्रम्प ने वहीं खड़े खड़े ये बोला कि भाई हम तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, और रोज इंडिया को सुनाते हैं कि भाई आप हमारे सामान पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हो, हमारा सामान आता है उसे बिकने नहीं देते, तो अब आपका सामान भी जो हमारी कंट्री में आएगा हम भी टैरिफ लगाएंगे। आप 9% लगाते हो तो हम भी 9% लगा देंगे। हमारे जो बजट है उसमें हमने बोला भी कि हम कुछ चीजों पे टैरिफ्स हटा देते हैं, पर ट्रम्प जी नहीं माने। उन्होंने जितना भी, भाई मोदी जी की एक तरफ तारीफ भी कर दी कि नहीं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम तो, हमारा तो पुराना रिश्ता है, और दूसरी तरफ इंडिया को रोज गाली भी दे रहे हैं कि भाई ये तो बहुत हाई टैक्सिंग नेशन है, हमारे सामान पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है और मैं रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा। अब ये सब इमर्जिंग इकोनॉमीज भी बेचारी डरी हुई हैं कि अब ट्रम्प जी करना क्या चाहते हैं। अब ये सब तो बात थी यूएस के बाहर की। भाई देखने वाला तो अगर जो एक लीडरशिप को एनालाइज करता है मेरे एजा, वो ये भी कह सकता है यार ट्रम्प जिनसे भी बोल पंगा ले रहे हैं या ट्रम्प जिनको भी बोल रहे हैं वो कर तो अपनी इकोनॉमी के लिए ही रहे हैं।
अपनी यूएस की इकोनॉमी तो बढ़ाएंगे, यूएस के लिए तो अच्छा ही है, पर अगर आप और अच्छे से एनालाइज करें तो पता लगे यूएस के बाहर ही नहीं, ट्रम्प यूएस के अंदर भी लड़ रहे हैं। रोज वो जजेस को कुछ बोल देते हैं। इलॉन मस्क को उन्होंने खुला छोड़ दिया कि भाई जितने भी फेडरल एम्प्लॉयज है पता करो कौन काम करता है कौन काम नहीं करता, जो नहीं करता निकालो। और फिर उन्होंने और जो डेमोक्रेट्स हैं उनके पीछे पड़ना शुरू कर दिया कि ऑपोजिशन के ऊपर केस करो, इन्होंने मेरे ऊपर केस करे थे, अपने बंदे जो है वो हर जगह रखो। अब डोमेस्टिकली भी वो हर किसी से लड़ने को तैयार है। उनके जो भी लोग हैं उन्होंने मान लिया है कि जो आज तक यूएस का देश जैसे चल रहा था वैसे नहीं चलने देना, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना ही है। पर ऐसा क्यों, ये समझने से पहले कि ट्रम्प ये सब कर क्यों रहे हैं, सबसे लड़ना क्यों चाहते हैं, भाई कोई जो बाहर से देख रहा है वो ये भी कह सकता है मे बी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, मे बी वो किसी को अच्छा समझते ही नहीं है, मे बी वो हर किसी से इंटेगनिस्ट बिहेवियर ही करते हैं। पर ऐसा नहीं है भाई, वो वर्ल्ड में लोगों को प्यार भी करते हैं। विक्टर ऑर्बान जैसे डिक्टेटर, नेतन्याहू जैसे डिक्टेटर, पुतिन जैसे डिक्टेटर उनको बहुत अच्छे लगते हैं। जो वर्ल्ड इकोनॉमीज में डिक्टेटर बने हुए हैं, जो अपने नेशन को बिना किसी डेमोक्रेटिक वैल्यू के चलाना चाहते हैं, जो किसी की नहीं सुनते, वो उनको बहुत प्यारे हैं। तो एक तरफ तो वो हर जो पुराना एलाई है यूएस का या जो बनना चाहता है इंडिया जैसा, उससे लड़ने को तैयार है, और जो दुनिया में डिक्टेटर हैं उनसे उनको बहुत प्यार है। मैं नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनके साथ तो उनके रिश्ते पुराने हैं भाई, चिट्ठियां लिखते रहे एक दूसरे को। अब ये सब देखकर एक आम पर्सन सोचेगा यार ये कैसा प्रेसिडेंट है, ये कौन सी गवर्नमेंट चल रही है। बट इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीजन है जो समझने की जरूरत है। देखिए ट्रम्प जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है, करियर पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिशियन रैंक से उठ के नहीं आया। वो ऐसा नहीं है कि भाई पहले कांग्रेसमैन बना, फिर भाई वो सेनेटर बन गया, फिर उसके बाद कोई मिनिस्ट्री ले ली, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बना। नहीं, वो एक बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस चलाया, उसने एक टर्म वो बिजनेस का सक्सेस दिखा के जीती है, और दूसरी टर्म जो है वो उसने वो जो पहले टर्म में जो करा था वो दिखा के जीता है। अब बिजनेसमैन जो है ना वो पॉलिटिशियंस की तरह नहीं सोचता, उसका सोचने का तरीका बड़ा डिफरेंट है, और यही आपको इनकी पॉलिसीज में दिखेगा। सबसे पहली बात समझने वाली ये बात है कि सोचो अगर आप बिजनेस चला रहे हो, आप अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो, आप समझते हो आपसे बेटर बिजनेसमैन है ही नहीं कोई दुनिया में, तो जो डील आपने नहीं करी उसमें आपका रहने का मन करेगा? आपको हमेशा लगेगा इससे बेटर डील तो मैं कर सकता हूं। अब जो डील आपने नहीं करी, भाई कोई पेरिस अकॉर्ड्स हुए, आपने तो नहीं करे, नेटो जो है वो आपने तो नहीं करा, आपसे पहले जो प्रेसिडेंट आए उन्होंने करा, आपको लग रहा है यार ये जो है ना इनके बस की नहीं थी, ये जो टर्म्स लेके आए ना इस डील में ये सही नहीं थे, मैं करूंगा नेगोशिएट, मैं पहले डराऊंगा फिर उनको टेबल पे लाऊंगा और मैं देखो कितने अच्छे टर्म्स ला सकता हूं। हर बिजनेसमैन का ना ये सोचने का तरीका होता है कि भाई मेरे से बेटर डील कोई नहीं कर सकता। अब इसके लिए वो पहले सारी डील से निकलते हैं। ईरान डील एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है जो ओबामा ने किया था, और उन्होंने पहले टर्म में आते ही कैंसिल कर दिया था, उसके बाद डील नहीं हुई ईरान से। बट ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि भाई कैसे ये ट्रम्प सोचते हैं। इनका मानना सिंपल है कि अगर डील मैंने नहीं करी है ना तो ये डील वैलिड नहीं है, यूएस मैं चलाता हूं, बिजनेस की तरह चलाऊंगा, और पहले डील नहीं करी तो डील से बाहर आओ। अब एक और बात यार, इसमें बहुत डीप एनालिसिस करने की जरूरत है। वेस्टर्न जो इकोनॉमीज है ना वो एक वजह से ही सक्सेसफुल है, और जो हमारे बेचारी ईस्टर्न इकोनॉमीज या जो डेवलपिंग नेशन जिन्हें हम कह देते हैं, या कभी कभार डेवलप्ड भी नहीं हुए अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उन्हें हम कह देते हैं, अब उनमें और वेस्टर्न इकोनॉमीज में एक फर्क है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पर्सन 4 साल के लिए चुन के आया है, 5 साल के लिए चुन के आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आज तक पॉलिसी चली आ रही है उसे चेंज कर देगा, नहीं, वो उसे कंटिन्यू करेगा। क्योंकि बिजनेसेस को देखो क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी। अगर आप एक जगह बिजनेस लगा रहे हो, आपको 3-4 साल में प्रॉफिट नहीं आने वाला, आप 30 साल तक वहां रहना चाहते हो, 40 साल तक रहना चाहते हो, आपकी बड़ी लॉन्ग गोइंग कंसर्न है, आपकी बिजनेस बहुत लंबा चलाना चाहते हो, तो अगर उस देश की पॉलिसी हर 3 साल बाद चेंज ही हो जाती है तो आपका बिजनेस अच्छे तरीके से नहीं चलेगा।
वेस्टर्न इकोनॉमिक्स का ये फायदा रहा है कि भाई ज्यादातर आप देखते हो कि ज्यादा डिफरेंस नहीं आते। हाँ, छोटी मोटी चीजें वो पॉलिसी में चेंज करते रहते हैं, पर ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा जिसकी वजह से आपका बिजनेस ठप पड़ जाए। जो अंडर डेवलप्ड नेशन होते हैं वहां ये ज्यादा होता है, या जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां ये ज्यादा होता है, जब पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज होता रहता है। पर ट्रंप को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ना तो वो इकोनॉमिस्ट है, ना वो इकोनॉमिस्ट की सुनना चाहते हैं, ना वो करियर पॉलिटिशियन है जिन्हें पता है कि यार आप बेसिक फ्रेमवर्क नहीं जोड़ते, इंक्रीमेंटल चेंज से ही देश बनता है। नहीं, वो तो बिजनेसमैन है ना, वो तो डील करना चाहते हैं, जो डील उन्होंने नहीं करी वो मानेंगे नहीं। दूसरी बात देखो, ये जो बिजनेसमैन है ना, इसको एक और प्रॉब्लम होती है। इसको लगता है कि मेरे पास अगर छोटी सी भी पावर है ना, थोड़ी सी भी नेगोशिएटिंग पावर है, तो उसे मैं पहले यूज कर लूं। भाई एक बिजनेसमैन सोच रहा है कि यार मैं इस मार्केट का किंग हूं, एक दूसरा एंट्रेंट इस मार्केट में आ रहा है, मेरा बिजनेस ठप कर सकता है, तो अगर मेरे पास पैसे है तो इसको मैं खरीद लेता हूं, मैं क्यों इसको यहां रहने दूं। अब बिजनेसमैन ऐसे सोचता है, कंट्री ऐसे नहीं सोच सकती। कंट्री जो है वो बड़ी, उसको संभल के चलना पड़ता है। छोटी छोटी कंट्रीज को आप ऐसे खा नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई कनाडा को मैं 51st स्टेट बना दूंगा, पनामा कनाल को मैं ले लूंगा, ग्रीनलैंड मैं खरीद लूंगा। ये सब करना बिजनेसमैन का काम होता है, कंट्रीज का काम नहीं होता। कंट्रीज को संभल के चलना होता है। दूसरा, नेशन जो है उसमें बहुत सारे लोग रहते होते हैं, और देखिए धमकियां किसी को पसंद नहीं होती नेशन में। अगर आप पे वो आज डिपेंडेंट है, अगर कोई सामान आपसे आज ले रहे हैं और आप रोज उनको धमकी दो कि भाई मैं ये सामान बंद करा दूंगा अगर ये नहीं मानोगे, मैं ये सामान बंद करा दूंगा अगर तुम मेरी ये बात नहीं करोगे, तो वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। आप कनाडा को धमकी दे रहे हो कि भाई मैं आपके सामान पे टैरिफ लगा दूंगा, तो कनाडा कहेगा ठीक है हम आपके सामान पे लगा देते हैं। आप कहोगे कि भाई आपके सामान इतना बनता ही नहीं, लोग हमारा सामान पसंद करते हैं, तो कनाडा वाले कहेंगे भाई हम आपकी धमकियों से नहीं डरेंगे, हमें 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, हम अपने लोगों को समझा देंगे कि ये नेशन जो है ये हमारे फ्रेंडली नहीं है, हमें अपना सामान यूज करना चाहिए, अमेरिका का सामान नहीं यूज करना चाहिए। फिर आपको क्या होगा, फिर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपका सामान वो कंट्री खरीदना बंद कर देगी। जब आपका सामान खरीदना बंद कर देगी तो आपकी कंपनीज रोएंगी कि भाई हमारा सामान अच्छा खासा बिक रहा था, कोई प्रेसिडेंट आया हमारा सामान ही बिकाना बंद कर दिया। तो ये बिजनेसमैन को समझ में नहीं आता। नेगोशिएटिंग टेबल पे आप अपनी बार्गेनिंग पावर जब बिजनेस के लिए यूज करते हो तो आप स्ट्रांग हैंड रख सकते हो, क्योंकि आपको उस टाइम पे डील करनी है। नेशंस जो है वो 100, 150, 200 साल अपनी हिस्ट्री में कुछ नहीं समझते, वो तो वहां पे चलते ही रहना है काम। तो वहां पे आपकी बार्गेनिंग पावर इतनी बड़ी नहीं हो सकती। इंडिया जैसा बड़ा नेशन और एक बांग्लादेश जैसा नॉट सो बड़ा नेशन भी आपस में ऐसे नहीं लड़ झगड़ सकता। अगर वहां पे हमारी फ्रेंडली गवर्नमेंट चेंज हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम उनकी आर्म ट्विस्ट कर देंगे, नहीं, हमें उनके साथ मिलके भी काम करना ही पड़ेगा। नेशन ऐसे ही चलते हैं। पर ये डोनाल्ड ट्रंप को कहां समझ में आता है। आप समझने की जरूरत है उनके डिक्टेटर प्रेम को। भाई अगर आपको कोई ऐरा गहरा नथु गहरा डिक्टेटर दिख जाए ट्रंप को, अरे अंदर से जो प्रेम उमड़ता है ना, उसकी सीमा ही नहीं है। आप किम जोंग उन जैसे लोग भी देखोगे जिनकी कंट्री ने कुछ नहीं किया, कंट्री तबाह कर रखी है उन्होंने, फिर भी आपको अंदर से रहेगा कि यार इसके साथ फोटो हो जाए तो मजा आ जाए। आपको विक्टर ऑर्बान जैसे लोग मिलेंगे, पुतिन जैसे लोग मिलेंगे, नेतन्याहू जैसे लोग मिलेंगे, आप कहोगे कि यार ये है लीडर जिसने दबा रखे सारे, ये नहीं सुनता किसी की। क्यों? देखिए इसके लिए दो रीजन है। एक तो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड है और एक उनसे रिलेटेड है। जो पहला उनसे रिलेटेड है वो तो सिंपल ये है कि आप प्रोजेक्शन कर रहे हो, आप जो बनना चाहते हो वैसे लोग ढूंढते हो वर्ल्ड में, और फिर उनके साथ आप दोस्ती करना चाहते हो। आपकी एस्पिरेशन है वो बनना। अब वो पुतिन बनना चाहते हैं कि भाई पुतिन की कंट्री में तो पुतिन को कोई बोलता ही नहीं है। भाई जितना मर्जी इलेक्शन जीतता रहे, वो सारे उसको जिताते रहते हैं, वो सारा मीडिया भी कंट्रोल कर लेता है, सारी पॉलिसीज भी कंट्रोल कर लेता है, उसकी ही चलती है। तो मेरी कंट्री में मेरी क्यों नहीं चल रही भाई। तो पहले तो आपकी एस्पिरेशन है कि ऐसे डिक्टेटर मिले, उनसे सीखने को बड़ा मिलेगा मुझे। दूसरा, आपका बिजनेस जो सेंस है वो इस हिसाब से है। देखिए सोचिए, अगर आप बिजनेस में कोई डील करना चाहते हैं, आप एक बिजनेसमैन है, सामने एक बिजनेसमैन है। अब आपको पता चले कि आपने ना उसको फोन कर लिया, उसको बुला लिया कि चल यार एक डील करते हैं, दोनों में कोई बात हुई, ठीक है। उसके बाद वो बिजनेसमैन जाके अपनी टीम से बात करने लग गया। बाद में उसकी टीम ने कोई एनालिसिस करा और ये फाइंड आउट करा कि ये डील अच्छी नहीं है बिजनेस के लिए, और उसने आपको फोन करके कहा कि यार मैं नहीं डील कर सकता। आपको बुरा लगेगा,
आपको लगेगा यार मैं भी मालिक था अपने बिजनेस का, वो भी मालिक था अपने बिजनेस का, जब हम दोनों ने बात कर ली तो और किसी की क्या सुननी है। अब ये जो वन विंडो क्लियरेंस होती है ना, ये बिजनेसमैन को बहुत अच्छी लगती है कि मैं ही फोन उठा के भाई दूसरे बिजनेसमैन को कॉल करूं और उसको हम दोनों कोई डील कर लें, अब तीसरे चौथे बंदे की जरूरत ही नहीं। अब कंट्रीज में भी ये डिक्टेटर्स इसलिए अच्छे लगते हैं ट्रम्प को कि भाई मैं फोन उठा के पुतिन को बोलूंगा कि आजा भाई यूक्रेन वॉर पे डील करते हैं, तो पुतिन जो डील करेगा उसकी कंट्री को मानना ही पड़ेगा। तो मैं जो डील करूंगा मेरे कंट्री वाले कुछ बोलेंगे भी तो मैं मना लूंगा, मैं तो पुतिन की तरह चलूंगा ना भाई। नेतन्याहू को मैं बोलूंगा ये करना है तो नेतन्याहू तो करेगा, उसके पीछे उसकी कंट्री करेगी क्योंकि उसने कंट्री को दबा रखा है। तो ये जो वन विंडो क्लियरेंस जो बिजनेसमैन को बड़ी पसंद है कि भाई एक बंदे से बात करो, वो इसको भी बहुत पसंद है। ट्रंप जी को तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कोई भाई डिक्टेटर मिल जाए, मैं उसको कोई बात बोलूं, वो मेरी बात मान ले और हम दोनों की डील हो जाए। कंट्री में जो लोग रहते हैं उनसे हमें क्या भाई, अपने आप देखते रहेंगे, अगर ज्यादा बोलेंगे तो हम हैं ही डिक्टेटर, हम तो उन्हें दबा ही लेंगे। अब बस अंत में इतना समझना है कि इससे यूएस के फ्यूचर को क्या फर्क पड़ने वाला है। ये ट्रम्प तो रुकने वाले नहीं है, उनके पास जितने भी साल हैं वो तो अपना जो करते आए हैं वो करेंगे, उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंसी छोड़े हैं या उस तक कोई लॉ वगैरह चेंज करा दे, एफडीआर ही बन जाए भाई 4 टर्म मैं ही रहूंगा, या मैं नहीं रहूंगा तो मेरा बेटा रह जाएगा, या उसके बाद जो मैं चुन दूंगा वो बिजनेसमैन रह जाएगा और वो भी मेरी तरह चलेगा। तो ये कोई भरोसा नहीं है कि ट्रम्प कब तक है। पर यूएस का क्या फ्यूचर है? देखो यूएसए जो है ना वो एक यूनिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। एक तो ऐसी वेल्थी इकोनॉमी कभी वर्ल्ड ने देखी नहीं है, जितने अमीर उन्होंने अपने आप को करा है किसी कंट्री ने अपने आप को करा। अब इसकी वजह से उन्होंने कोई जो इकोनॉमीज में चीजें करी हैं वो समझने की जरूरत है, वो किसी और वीडियो में हमें समझना चाहिए कि वो इतने अमीर हुए कैसे। पर वो वर्ल्ड में जो डोमिनेंस रखते हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं रखते कि वो बहुत अमीर है, या सिर्फ हार्ड पावर यूज नहीं करते कि उनकी मिलिट्री बहुत अच्छी है, वो भी करते हैं, पर ज्यादातर वो सॉफ्ट पावर यूज करते रहे। वो कंट्रीज में जाते हैं क्योंकि उनका कल्चर इतना बड़ा है, क्योंकि हॉलीवुड हर जगह पहुंचता है, उनके बिजनेसेस फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हर जगह पहुंचते हैं, तो उनका जो सॉफ्ट कल्चर है वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करता है दूसरी कंट्रीज में। उनका जो लिबरलिज्म है, जो रहने का तरीका है, जो कल्चर है, वो दूसरी कंट्रीज में बहुत ज्यादा सीप इन करता है, जिसकी वजह से लोग यूएस को अच्छा समझते हैं या उसके कल्चर को अच्छा समझते हैं। भाई वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, ऐसी चीजें आपको गिनाते मिल जाएंगे आप। तो वो जो है वो यूएस की बड़ी एक यूएसपी रही है, लोग इसलिए यूएस को अच्छा समझते हैं। पर अभी ये जो वर्ल्ड में ना ये धीरे धीरे चेंज हो रहा था। चेंज कैसे हो रहा था? जैसे जैसे यूएस ने हार्ड पावर यूज करनी शुरू करी 9/11 के बाद, जब उनके वहां पे एक आतंकवादी हमला हो गया जिसमें बहुत लोगों की जान गई, तो उन्होंने हार्ड पावर यूज करी, उन्होंने बहुत जगह मिलिट्री इंटरवेंशन करी। उन्होंने इराक में वॉर शुरू कर दी, उन्होंने लिबिया में डिक्टेटर्स को गद्दाफी को मारा, उन्होंने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन कर दी। अब उन्होंने बहुत जगह सीधे सोल्जर्स के साथ इंटरवेंशन करी, जिसकी वजह से उनकी जो वर्ल्ड में इमेज थी वो एक अग्रेसर की होती गई। अग्रेसर मतलब कि ऐसा पर्सन है जो हमें परेशान करेगा, ऐसा जो कंट्री है जो हम पे हमला कर सकती है, तो उनकी कोई इमेज ही बिगड़ गई। दूसरी बात यह है कि जो उनके लीडर्स आए उसके बाद उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं करा जिससे इमेज थोड़ी अच्छी हो सके। अब जब आप इमेज अच्छी नहीं होती, आपके पास सॉफ्ट पावर जो होती है, जो आपका कल्चर है, उसको भी लोग एक फसाड समझने लग जाते हैं। वो ये समझते हैं कि यार असल में तो इनका असली चेहरा ये है, ये तो बाकी सब दिखाने की चीजें हैं जो कि उनके साथ हो रहा है। ट्रंप जो है वो अमेरिका का असली चेहरा है। अमेरिका ऐसे ही आर्म ट्विस्ट करता है दूसरे नेशन को, ऐसे ही उनको बिठाता है नेगोशिएशन टेबल पे और अपनी फेवरेबल टर्म्स ले लेता है, ऐसे ही अपने नेबर्स को दबा के रखता है, ऐसे ही जो एलाइज है उनको दबा के रखता है, पर वो कभी सामने नहीं आया था। ट्रंप जो है वो सामने आके ये दिखाता है। इससे होता क्या है, इससे जो लोग जो पहले जो सारी कंट्रीज यूएस की मानती थी वो उनके अंदर डोमेस्टिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि यार हम एक और कंट्री के इन्फ्लुएंस में इतना क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या है उस कंट्री में जो वो हमें दे रही है जिससे हम उनकी सुन रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एंटी होते जाते हैं एक नेशन के। जब वो एंटी होते जाते हैं तो उनकी गवर्नमेंट्स पे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर क्या पड़ता है कि आप यूएस की मत सुनो, वो कंट्री जो है वो हमें दबाना चाहती है उसकी मत सुनो, उसका प्रोडक्ट इतना मत खरीदो, उसके साथ इतनी ट्रेड मत करो। तो धीरे धीरे आपके वर्ल्ड के कनेक्शंस थोड़े थोड़े कटने लग जाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है कनाडा। अब कनाडा हमेशा से
बड़ा अच्छा दोस्त रहा है यूएस का, सारा सामान भी उनसे खरीदता रहा है, फ्री ट्रेड पॉलिसीज रही हैं और एक तरह से ऑल वेदर एलाई है। यूएस जहां बोल दे वो वहां पे चल देगा। पर अब जैसे ही ट्रंप ने उसको आंखें दिखाई है तो कनाडा के अंदर बहुत एंटी अमेरिकनिज्म आ गई है। वो भी कह रहे हैं यार यूएस से हमें आंखें दिखाता है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और ये वर्ल्ड ओवर दूसरे नेशन करते हैं। देखो मैंने पहले ही बताया और ये बड़ी समझने की जरूरत है, धमकियां किसी को पसंद नहीं होती जियोपॉलिटिक्स में। आप कितना मर्जी छोटा नेशन हो, कितने लोग कम रहते हो चाहे, पर आपका एक इकॉनमी है, आपका एक कल्चर है, एक सोसाइटी है। धमकी उसमें कोई नहीं सहता। अगर आप बहुत ज्यादा धमकी दोगे किसी छोटे नेशन को, किसी कंट्री को, तो वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेगी। उसे 20 साल लग सकते हैं, उसे 50 साल लग सकते हैं, उसे 100 साल लग सकते हैं, पर वो ऑल्टरनेटिव जरूर ढूंढेगी। तो यूएस के लिए बहुत गलत खबर है ट्रंप की वजह से, कि लोगों ने समझ लिया है कि असली चेहरा यूएस का ये है। चाहे अगले 100 साल लगे, हमें यूएस से डिपेंडेंसी खत्म करनी, हमें थोड़ा दूर जाना है, हमें सेल्फ रिलायंस पे आना है। और इसकी वजह से ही आप जो यूनिपोलर वर्ल्ड देखते रहे हो बहुत टाइम से, कि भाई एक ही वर्ल्ड पावर रही है वो यूएस है, वो धीरे धीरे खत्म होगा। वो दूसरे जो पावर्स हैं, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्यूचर में इंडिया हो, ये सब थोड़ा अपने आप को बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्हें पता लग गया कि यूएस का असली चेहरा ठीक नहीं है। और ये सब ट्रंप की देन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइबर काउंट जैसे जैसे ऊपर जाता है, मेरी मोटिवेशन का लेवल भी ऊपर ऊपर जाता है कि भाई मुझे और वीडियोस बनानी है। इसमें आपको कुछ नहीं लगेगा, फ्री है, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी मोटिवेशन और बढ़ जाए। अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाके जरूर लिखिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई भी करूं। मैं हूं राज और ये था जियो पॉलिटिक्स मैग्नीफाइड।